आज हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हैं ना, नया चैप्टर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। कैपेसिटर सब लोग इस तरीके का होता है ना, घर में देखे होगे, ऐसा पंखा वगैरह में, फैन वगैरह में लगा रहता है। यही है मेरा क्या, कैपेसिटर। बहुत लोग कंडेंसर वगैरह के नाम से भी इसको बोलते हैं। इसका असल में नाम जो है वो क्या है, कैपेसिटर। इस पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, कैपेसिटर में एक चीज़ देखा जाए, क्या बोलते हैं, अगर इसको आप चाहो तो चार्ज कर सकते हो और इस तरीके से यूं डिस्चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, ये कैसे हुआ, अगर इसको समझना है कि कैसे चार्ज करते हैं कैसे डिस्चार्ज करते हैं, तो हम दिखाते हैं। ज़रा सा देखा जाए, ये देखा जाए, ये कैपेसिटर है, इसको कैसे चार्ज करना है इसको हम लोग समझते हैं। मार्केट में ये पंखा का कैपेसिटर या कंडेंसर के नाम से जाना जाता है, वो आप चाहो तो खरीद सकते हो। अभी इसको देखो सटा रहे हैं तो वायर कोई स्पार्क नहीं है। अगर चाहें इसको चार्ज करना तो ऐसे चार्ज करेंगे। अब इसको टच करने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इसको अगर चार्ज करना है तो स्विच ऑन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों वायर को तेज़ी से अंदर ले जाना है और बाहर निकाल लेना है। ठीक है, चार्ज हो गया अब ये कैपेसिटर। ठीक, अब ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब इसको हमको डिस्चार्ज करना है, अभी इसको टच नहीं करना है। ठीक है, जैसे डिस्चार्ज करना है तो दोनों को यहाँ पर ऐसे सटकाएंगे, ये क्या डिस्चार्ज हो गया। हम लोग को इसी के बारे में पढ़ाई करना है, कैसे कैसे होता है ये, क्या काम है इसका, सारा चीज़ डिटेल में। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इसको चार्ज कैसे करते हैं और फिर डिस्चार्ज कैसे करते हैं। अब ये डिस्चार्ज हो चुका है, अब इसको टच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चार्ज था ना, अगर उसमें टच करोगे तो दिक्कत की बात है। क्या ठीक है, अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर ना, ध्यान रखना है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को, या फिर यूं कहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखने का क्षमता रखता हो। कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि अपने पास चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखने का क्षमता रखता हो, उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, एक तो इस तरीके का कैपेसिटर तो होता ही है। बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि दुनिया का कोई भी, चाहे अगर कंडक्टर क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी कंडक्टर ले लो आप, ठीक है, वो सभी कंडक्टर ना, कंडक्टर जैसे कि लोहा हो गया ना, सिल्वर हो गया, या कोई सा भी कंडक्टर की बात करें, एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी कंडक्टर, उसके ऊपर चाहे तो हम लोग चार्ज दे सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं। कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर अगर हम लोग चाहे तो चार्ज दे सकते हैं। तो चार्ज ये जमा करके रख सकता है अपने पास ना। अच्छा, चार्ज है इसके पास, तो इसके पास कुछ न कुछ एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है, और ध्यान रखना है एक बात कि ये जो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ये अपने पास चार्ज को जमा करके रख सकता है। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर भी अपने आप में क्या हुआ, एक कैपेसिटर। कोई भी एक ऐसे मान लिया जाए पत्थर टाइप का ही है, कंडक्टर है, लोहा का ही है, इस तरीके का कोई भी तरह का चीज़, इस पर भी चार्ज अगर हम लोग जमा करके रख सकते हैं तो ये भी कहलाएगा क्या, अपने आप में एक कैपेसिटर। ये भी क्या है, कैपेसिटर। अगर हमको कोई दूसरे बॉडी में अगर हम लोग को चार्ज देना है, ये भी कंडक्टर का है, तो इससे इसको कनेक्ट कर देंगे वायर की मदद से। तो हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़े हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्ज फट से चला जाएगा ना। है ठीक है, कंडक्टर कोई सा भी हो, वो सारा का सारा मेरा कहलाता है क्या, एक कैपेसिटर, क्योंकि वो चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। कोई भी ऐसा चीज जो चार्ज को स्टोर करके रखे, उसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बैड कंडक्टर की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बैड कंडक्टर की बात, क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखा जाए, चार्ज जमा करके रखने का तो क्षमता होना चाहिए, फिर हम लोग अगर वायर से कनेक्ट करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज देना चाहें तो आराम से ट्रांसफर भी हो जाए ना, ऐसा भी होना चाहिए। अगर बैड कंडक्टर रहेगा तब तो यहाँ से ट्रांसफर करने में था दिक्कत है ना। क्या ये यहाँ से एक हम चार्जिंग बाय पोलराइजेशन का मेथड बताए थे इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड में। तो देखा जाए कंडक्टर का ही बात करेंगे हम लोग हमेशा। कोई भी कंडक्टर हो अगर किसी भी शेप या साइज का, तो वो सब मेरा क्या होता है, कैपेसिटर होता है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग चार्ज को जमा करके रख सकते हैं और फिर जब मर्जी हो तो वायर से कनेक्ट करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज को यहाँ से उधर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ईजिली चार्ज को ट्रांसफ़र भी कर देना चाहिए वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग समझे कि कोई भी ऐसा एक डिवाइस या चीज़ जो कि चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखने का क्षमता रखता हो, उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को फटाफट से हम लोग जरा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ देखा जाए कैपेसिटर के बारे में क्या लिख लिए हम लोग
कि इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्टोर कर सकता है, क्या स्टोर कर सकता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को, एज वेल एज यानी कि और किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। किसको स्टोर कर सकता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को, एज वेल एज का मतलब और किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, जमा करके रख सकता है। ठीक है। एनी कंडक्टर ऑफ एनी शेप और साइज, कोई भी कंडक्टर हो, चाहे वो किसी भी शेप या साइज का हो, किसी भी आकृति का हो, किसी भी साइज का हो, बड़ा छोटा किसी भी साइज का, वो बिहेव करता है कैसा? कैपेसिटर के जैसा। कैसा बिहेव करता है? एज कैपेसिटर। चाहे वो एक तरीके का मेरा क्या हो, रड हो कोई रड ही क्यों ना हो, या फिर क्या इस तरीके का आकृति का क्यों ना हो, या फिर एक स्फीयर ही क्यों ना हो, सब मेरा क्या है? एक कंडक्टर है अगर, तो सब मेरा क्या है? कैपेसिटर है। ठीक है। वो जो पंखा में जो कैपेसिटर लगा रहता है ना, उसमें क्या है फंडा, उसको भी हम लोग समझेंगे अभी एक दो क्लास के बाद। ठीक है। अच्छा, देखते हैं। तो ये सब चीज तो मेरा बात हुआ क्या? कैपेसिटर। अब हम लोग को एक टर्म जानना है, कैपेसिटी। देखा जाए, बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि कैपेसिटर और कैपेसिटी एक ही टर्म समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबको बारीकी से अच्छे तरीके से हम लोग देखते चले जाएंगे। ये तो मेरा क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस हो गया जो चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखने का क्षमता रखता हो। ठीक है। लेकिन कैपेसिटी क्या है? हम लोग को नया टर्म अब जानना है, कौन सा? कैपेसिटी। कैपेसिटी पर बात करते हैं हम लोग। इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, मिटा रहे हैं इसको, और अब कैपेसिटी पर बात करते हैं। समझते हैं जरा सा हम लोग इस कैपेसिटी के बारे में। ठीक है। देखा जाए, कैपेसिटी हम लोग समझते हैं क्या है। कैपेसिटी हो गया क्या? क्षमता, किसी चीज को रखने का क्षमता। ठीक है ना, कितना अधिक से अधिक मात्रा में रख सकते हैं किसी चीज को, वही मेरा क्या है? कैपेसिटी है, क्षमता है। अब यहां पर एक चीज बहुत मजेदार बात है, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। कैपेसिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम एक कैपेसिटर के ही कैपेसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक कैपेसिटर के ही कैपेसिटी की बात करेंगे। ठीक है। तो एक कैपेसिटर है अपने पास। ठीक है। ये एक इस तरीके का भी कैपेसिटर हो सकता है, होता है ना, जो हम लोग क्या देखते हैं मार्केट में हर जगह, अभी दिखाए जैसा हम। ठीक है। या फिर मान लिया जाए कोई एक इस तरीके का एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का भी अपना कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा कि हाँ भाई ये इतना इतना चार्ज रख सकता है। ठीक है। जितना चार्ज रख सकेगा वही उसका क्या होता है? कैपेसिटी वगैरह होता है। क्या? ठीक है। अच्छा तरीके से एक बात हम समझते हैं। ठीक है। जैसे ये एक क्या है? लोहा का गोला है मान लिया जाए, तो ये अपने पास जो चार्ज को जमा करके रख सकता है, चार्ज को जमा करके रख सकता है। चार्ज जमा करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो ही जाएगा इसके पास, चार्ज के पास एनर्जी होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझते हैं। तो ये जो कंडक्टर है इसका भी तो एक लिमिट होगा ना भाई, कि हाँ इतना चार्ज आप जमा कर सकते हो अधिक से अधिक। कोई भी कंडक्टर या कैपेसिटर अधिक से अधिक जितना अमाउंट में चार्ज को जमा करके रख सकता है, वही अधिकतम मात्रा मेरा कहलाता है उस कैपेसिटर या कंडक्टर का कैपेसिटी। कंडक्टर या कैपेसिटर का क्या? कैपेसिटी ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि अपने पास ये स्टोर करके रख सकता है, वही मेरा इसका क्या कहलाएगा? कैपेसिटी या कैपेसिटी ही कहलाएगा। कंडक्टर का या फिर कैपेसिटर का मेरा क्या कहलाएगा? कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक है। अब एक बात समझो अच्छे तरीके से। घर में देखते होगे 20 लीटर वाला बाल्टी होता है, देखते होगे ना, 20 लीटर वाला ये बाल्टी है, यहां से यहां तक ऐसे 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 करके ये करके इस तरीके से लिखा रहता है, ये 20 लीटर का, ठीक है, बाल्टी है कोई। ठीक है, बाल्टी है 20 लीटर का। मेरा एक सवाल का जवाब दो कि इस 20 लीटर वाले इस बाल्टी में हम लोग अधिक से अधिक कितना पानी डाल सकते हैं? इसमें हम लोग कितना पानी डाल सकते हैं इस 20 लीटर वाले बाल्टी में? सोचा जाए जरा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दिया जाए। ठीक है, जरूरी भी नहीं समझोगे आंसर देना, ये तो दिख ही रहा है ना। देखो जरा सा, समझते हैं जवाब इसका अच्छे तरीके से।
ये जो 20 लीटर का जो बाल्टी है ना, इस 20 लीटर वाले बाल्टी में आप चाहोगे कि अधिक से अधिक कितना पानी हम डाल सकते हैं, तो जितना मर्जी होगा मेरा उतना पानी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। इस बाल्टी में 50,000, 5,000, 10,000 लीटर, 100 करोड़ लीटर, ठीक है, जितना चाहे उतना लीटर इसमें पानी डाल सकते हैं बाल्टी में। मगर इस बाल्टी में जो पानी टिकेगा वो सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर ही टिकेगा। हम लोग डालने का जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं, इस बाल्टी में उतना डालेंगे, लेकिन टिकेगा नहीं वो बाल्टी में, 20 लीटर तक टिकेगा। उसके बाद का जो पानी होगा एक्स्ट्रा, वो सब क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा, नहीं बाहर निकल जाएगा कि नहीं, बाहर निकल जाएगा। हाँ, जितना मर्जी है उतना हम लोग पानी भले ही डाल सकते हैं इस बाल्टी में, लेकिन टिकेगा सिर्फ कितना, टिकेगा सिर्फ 20 लीटर। क्यों? क्योंकि बाल्टी का जो कैपेसिटी है, बाल्टी का जो क्षमता है ना, वो कितना पानी को स्टोर करके रखने का है, अधिक से अधिक 20 लीटर पानी को ही जमा करके अपने पास रख सकता है। इसलिए बाल्टी का कैपेसिटी यानी क्षमता है 20 लीटर। सेम टू सेम ऐसा ही कहानी एक कैपेसिटर के साथ भी होता है। ये एक कंडक्टर का स्फीयर है, किसी भी आकृति का बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर का स्फीयर है। इसमें हमको अगर पूछा जाए कि भाई हम कितना चार्ज इसके ऊपर दे सकते हैं, कितना चार्ज इसके ऊपर दे सकते हैं, कितना चार्ज दे सकते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, हमको जितना मर्जी होगा हम लोग इसके ऊपर चार्ज दे सकते हैं, इनफाइनाइट चार्ज तक दे सकते हैं। लेकिन सेम बाल्टी के तरह ही जितना मर्जी उतना चार्ज तो दे सकते हैं, मगर इस पर जो चार्ज टिकेगा ना, वो सिर्फ ठहरेगा कितना, उतना ही जितना कि उस बेचारे कंडक्टर का या कैपेसिटर का कैपेसिटी होगा। जितना इसको चार्ज को जमा करके रखने का क्षमता होगा अधिक से अधिक, बेचारा उतना ही चार्ज को रख सकता है। जैसे कि बाल्टी के साथ हुआ, क्या दुर्दशा की है इसके साथ हम लोग तो जितना मर्जी उतना पानी दे रहे हैं, लेकिन ये बेचारा पानी रखा कितना, मात्र सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर को ही रखा, बाकी को लीक कर गया, बाकी तो एनवायरमेंट में चला गया, बाकी इधर उधर बह गया। सेम उसी तरीके से यहां पर भी इसके साथ ऐसा ही होगा। हम लोग को जितना मर्जी उतना चार्ज देने का दे सकते हैं, लेकिन इस पर टिकेगा कितना, जितना इस कंडक्टर का कैपेसिटी होगा, यानी कि अधिक से अधिक जितना अमाउंट में ये चार्ज को रखने का इसका क्षमता होगा, उतना ही चार्ज इस पर टिकेगा, ठीक है। अच्छा, क्या एक सवाल है छोटा सा कि क्या हम लोग इसके ऊपर इनफाइनाइट चार्ज को टिका सकते हैं क्या? हाँ, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर अपने पास इनफाइनाइट चार्ज को रख नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखना। एक कंडक्टर या कैपेसिटर अपने पास इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर करके नहीं रख सकता। इसका कैपेसिटी इतना नहीं है कि ये क्या कर सके, इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर कर सके ना। कैन अ कैपेसिटर और कंडक्टर कैन स्टोर इनफाइनाइट चार्ज? नहीं। एक कैपेसिटर को या यूं कहे कि एक कंडक्टर को अगर हमको चार्ज करना है तो एक लिमिट तक ही चार्ज कर सकते हैं, उस लिमिट से ज्यादा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? इसको भी अच्छे तरीके से चाहे तो हम लोग समझ सकते हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है। जब कैपेसिटी में बात किए हैं तो अच्छे तरीके से डीपली हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके बारे में और भी एक बार डील करेंगे हम लोग, लेकिन अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। तो कैपेसिटी तो समझ गए हम लोग अच्छे तरीके से, इसमें हमको कोई दिक्कत ही नहीं है कि एक कंडक्टर या कैपेसिटर जो है अधिक से अधिक जितना मात्रा में हम चार्ज को जमा करके रख सकता है, वही क्षमता मेरा अधिक से अधिक चार्ज को जमा करके रखने का जो क्षमता है, वही मेरा क्या है, कैपेसिटी। जितना अधिक से अधिक अमाउंट में चार्ज को ये स्टोर कर सकता है, वही मेरा क्या है, कैपेसिटी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके ऊपर जब चार्ज देंगे तो इसके पास जो चार्ज ठहरेगा ना, वो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट चार्ज दिए इनफाइनाइट चार्ज तक इस पर ठहर जाएगा, नहीं। एक लिमिट तक ही इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। कैसे? तो उसको समझा जाए। जैसे कि अगर मान लो हम लोग इस पर चार्ज देने लगे 20 कूलम, 25 कूलम, 30 कूलम, 60 कूलम, 70, 80, 90, 100, 200, 2500, 300 कूलम चार्ज दे दिए,
एक एग्जांपल के लिए डाटा मान लिए कि 300 कूलम इस पर चार्ज दिए, चार्ज कितना दे दिए, मान लिया जाए 300 कूलम चार्ज दे दिया। तो जैसे ही 300 कूलम चार्ज दिए होंगे तो चार्ज देने के बाद जानते हैं यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज की वजह से इसके पास का वोल्टेज तो बढ़ गया होगा। वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसके सरफेस पर जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन क्या आर, 9 इंटू 10⁹। क्यू हो गया क्या चार्ज इसके ऊपर का, डिवाइडेड बाय क्या इसका रेडियस, स्फीयर है तो अच्छे तरीके से समझ गए। अच्छा नहीं भी तो इतना तो समझ में तो आता ही है लॉजिक कि चार्ज देंगे तो इसके आसपास यहाँ का क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ चार्ज देने से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जो एनवायरनमेंट में तो बनेगा ही ना, बनेगा चारों तरफ, चार्ज है तो चारों तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत तगड़ा होगा ना भाई। हम लोग 300 कूलम चार्ज दे दिए हैं, 300 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, 300 कूलम चार्ज दे दिए तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बाहर की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत ताकतवर होगा, बहुत क्या होगा, ताकतवर होगा। ये कंडक्टर ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही रखा हुआ है और चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फैला हुआ है। जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उतना स्ट्रांग होता जाएगा, तगड़ा होता जाएगा। चार्ज इस स्फीयर के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो मेरा क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, तगड़ा होता चला जाएगा, एकदम और ज्यादा स्ट्रांग, और ज्यादा स्ट्रांग। 300 कूलम, 400 कूलम, 500 कूलम, 800 कूलम, चार्ज को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो भी मेरा क्या हो रहा होगा, इसके आसपास बढ़ रहा होगा। बढ़ते 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 जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मान लिया जाए 5 लाख वोल्ट हो गया वोल्टेज मेरा 5 लाख वोल्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा, इतना बढ़ गया है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर जैसे है, एयर में भी तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है ना। एयर एक क्या है, बैड कंडक्टर के जैसा भी होता है, वर्क करता है, ठीक है। एयर जो है, एयर में भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है, डायपोल के रूप में उसके पास चार्ज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो देखा जाए एक इस तरीके से डायपोल है, ठीक है, या इस तरीके से भी डायपोल है, प्लस माइनस डायपोल है। तो डायपोल है तो ये डायपोल है क्या, ये एयर मॉलिक्यूल सब है, छोटा छोटा क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, डायपोल के रूप में चार्ज होता है एयर वगैरह में, ठीक है। हम लोग जानते हैं बैड कंडक्टर में चार्ज किस रूप में होता है, डायपोल के रूप में होता है। हम लोग चार्जिंग बाय पोलराइजेशन एक मेथड था इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड में, उस पर हम लोग बात किए थे। तो एक बात अच्छे तरीके से समझा जाए, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एक कंडक्टर को या कैपेसिटर को इनफाइनाइट चार्ज से चार्ज क्यों नहीं किया जा सकता है, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। सारा चीज़ को एक डिटेल में लिखेंगे। कैपेसिटी तो समझ गए, अधिक से अधिक जितना चार्ज को रख सकता है वही मेरा कैपेसिटी है उसका। खैर हमको अभी ये समझना है कि हम लोग एक कंडक्टर को अधिक से अधिक इनफाइनाइट चार्ज तक क्यों नहीं चार्ज कर सकते, ये हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। देखो जाए जरा सा, तो जैसे एयर है, एयर में चार्ज तो डायपोल के रूप में होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो पॉजिटिव चार्ज पर उधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से क्या होगा कि यही जो डायपोल है प्लस माइनस इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, सारा डायपोल घूम जाएगा, प्लस माइनस इस रूप में घूम जाएगा, सारा डायपोल क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे करके घूम जाएगा ना, माइनस इधर हो जाएगा प्लस उधर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है और पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में फोर्स लगता है, ये सब जानते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा अब जितना ज़्यादा चार्ज का अमाउंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा होता जाएगा, और जितना तगड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव चार्ज पर इस दिशा में, निगेटिव चार्ज पर इस दिशा में उतना अधिक फोर्स, और पॉजिटिव चार्ज पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में उतना अधिक फोर्स लगने लगेगा। और जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 ये जो डायपोल है ना, इसको भी तो एक क्षमता होगा ना भाई, इस पर भी इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, निगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स, ये क्या हो रहा होगा बेचारा, ऐसे करके खिंचा रहा होगा हवा, एयर मॉलिक्यूल्स का ये डायपोल सब है, ये खिंचा रहा होगा, खिंचाते 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 कितना बर्दाश्त करेगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लगातार बढ़ रहा है, 50 न्यूटन पर कूलम, 800 न्यूटन पर कूलम, 10,000 1600 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक लिमिट आएगा, एक समय आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना ज़्यादा हो जाएगा
कि ये जो डायपोल है इस पे लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स को ये डायपोल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये डायपोल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। माइनस उधर खिंचा जाएगा, प्लस इधर धक्का खा के फेंका जाएगा। एक समय तो आएगा ना, हम इसी चीज पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो यही पेन ही है, इसी पर ही फोर्स लगा रहे हैं, लगाते 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 हम अगर एक लगा रहे एक लिमिट से ज्यादा लगाएंगे तो अलग नहीं हो जाएगा, होगा ना अलग। सेम वैसे ही कहानी यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इस डायपोल पर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव पर अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और फोर्स लगने से ये जो डायपोल है, डायपोल मेरा क्या हो जाएगा, टूट गया। टूट गया तो ये निगेटिव चार्ज मेरा कहाँ चला गया, इसके पास चला गया जाकर के यहाँ पर ना। अच्छा ठीक है। और फिर जब ऐसा हुआ तब उस समय मान लो हम लोग चार्ज इस पर दिए हुए थे, जब ये घटना घटा उस समय यहाँ पर हम लोग चार्ज दिए हुए थे, मान लो क्या कहते हैं 2500 कूलम, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान था वो मान लो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान था कितना, समझ लो 800 न्यूटन पर कूलम था इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, ठीक है। और हम लोग 2500 कूलम चार्ज दिए हुए थे इसके ऊपर, 800 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था। जिस 800 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिए एक एग्जांपल के लिए कि 800 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, चार्ज यहाँ पर 2500 कूलम है, 800 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना, और ये डायपोल मेरा क्या हो गया 800 न्यूटन पर कूलम पर टूट गया। तो ये जो डायपोल का टूटना है ना, इस घटना को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाना ना। डायपोल का टूटना जो है इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर, डायपोल का टूटना मेरा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है। हम लोग उसके बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। खैर ऐसे ही बता दिए कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है इसका टूटना, वो बाद में चर्चा करेंगे। खैर ठीक है। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के लिए डायपोल टूटता है, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। खैर वो सब चीज़ हम लोग बाद में समझेंगे। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये डायपोल टूट जाता है उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके बारे में हम लोग को बाद में डिटेल से समझना है। खैर ठीक है। अब अच्छे तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात कर रहे थे, हाँ तो देखो, तो इतना कूलम चार्ज दिए, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायपोल बेचारा मेरा क्या हो गया, टूट गया, और माइनस चार्ज आकर के यहाँ चिपक गया। अब हम लोग इससे जरा सा भी चार्ज बढ़ाने का कोशिश करेंगे, है ना, 2501 कूलम, 2 कूलम, 2503, 2504, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो और जितना भी माइनस प्लस एयर पार्टिकल्स होगा, सबका डायपोल सब क्या होगा, टूट टूट करके निगेटिव चार्ज सब इधर जाने लगेगा। तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ना, निगेटिव चार्ज यानी कि क्या, इलेक्ट्रॉन, इसके पास तेजी से दौड़ करके इसके पास हवा में से इलेक्ट्रॉन सब टूट टूट करके इसके पास आने लगेगा। हवा में से इलेक्ट्रॉन सब टूट टूट करके क्या होगा, इसके पास आने लगेगा। तो क्या होगा, इससे हम लोग मान लो पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज बढ़ाए 2500 कूलम से करके इसको कर दिए 2501 कूलम, तो 1 कूलम तो बढ़ाए इधर, उतना ही 1 कूलम के अमाउंट का इलेक्ट्रॉन सब भी टूट करके आ करके इसमें जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो इधर का जो पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम बढ़ाए हैं, उस पॉजिटिव 1 कूलम जो एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं उसको ये आकर के इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा ना। तो 2500 कूलम तक तो ठीक था, उसके बाद का जो हम चार्ज इस पर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उतना ही अमाउंट में आ जाएगा इस पर, और आकर के उसको क्या कर देगा, एक्स्ट्रा चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे अगर मान लो इस पर हम लोग बढ़ा दिए 2510 कूलम कर दिए चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही 2510 कूलम किए तो 10 कूलम चार्ज के अमाउंट का जो इलेक्ट्रॉन है ना, 10 कूलम चार्ज में जितना इलेक्ट्रॉन लगता है, Q बराबर N से जानते हैं हम लोग, 10 कूलम चार्ज में जितना इलेक्ट्रॉन लगता है उतना इलेक्ट्रॉन सब हवा में से आ जाएगा और आ करके इसमें जा करके सट जाएगा, और सट करके एक्स्ट्रा जो 10 कूलम चार्ज है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उस एक्स्ट्रा 10 कूलम चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर हम लोग 2500 मान लो 75 कूलम चार्ज कर दिए, 2575, तो जैसे ही 2575 किए तो 75 कूलम चार्ज के अमाउंट का जो इलेक्ट्रॉन सब है वो आ करके क्या हो जाएगा, इसमें हवा में से टूट करके आ करके इसमें आके लग जाएगा। यानी कि मेरा जो चार्ज है वो हमेशा 2500 का 2500 ही मेंटेन्ड रहेगा। वो चार्ज कितना रहेगा, 2500 का 2500 कूलम ही मेंटेन्ड रहेगा। उससे ज्यादा हम लोग, क्योंकि इस इतना ही चार्ज देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना हो गया था कि डायपोल को वो तोड़ना शुरू कर दिया था, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया था, ठीक है।
तो चार्ज का अमाउंट अब इतना से ज्यादा अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो जितना भी एयर पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन सब है टूट टूट करके वो क्या हो जाएगा, इस पर आना शुरू कर देगा। और इस पर अगर आना शुरू करेगा तो इसके बाद जितना एक्स्ट्रा चार्ज देंगे ना, बढ़ाएंगे ना पॉजिटिव चार्ज, उन सभी चार्ज को ये क्या करने लगेगा, एयर मॉलिक्यूल्स से आने वाला इलेक्ट्रॉन उन सबको क्या करने लगेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने लगेगा। ये सब कॉन्सेप्ट रहेगा। और इस वजह से हम लोग अगर चार्ज का अमाउंट को बढ़ाना चाहेंगे तो इससे आगे और बढ़ेगा नहीं, बल्कि बस वहीं 2500 कूलम तक ही रह जाएगा, उससे ज्यादा फिर टिकेगा नहीं। ठीक है, अगर मान लो ऐसा करते हैं, हम चाहते हैं क्या कि 2500 कूलम इसका क्या है, कैपेसिटी हो गया। इस ये जो कंडक्टर है ये अधिक से अधिक कितना चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, 2500 कूलम चार्ज को। अब 2500 कूलम चार्ज इसका क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। हम चाहते हैं क्या कि नहीं 2500 कूलम भी क्यों ठहरा भाई, क्या कहते हैं, हम 2500 कूलम से ज्यादा चार्ज को इस पे स्टोर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए, 2500 कूलम चार्ज जो है इससे ज्यादा चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 2500 कूलम चार्ज से ज्यादा चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि इतना कूलम चार्ज पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कौन, एयर, आसपास का एयर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक बात, एयर से ज्यादा मजबूत कोई एक ऐसा मीडियम या कोई एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक चीज इसके चारों तरफ रख देते हैं, एयर से जो ज्यादा मजबूत हो, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त करने का क्षमता रखता हो। एयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर रहा है, मेरे एग्जांपल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर रहा है, 800 न्यूटन पर कूलम को। यानी कि जैसे ही 2500 कूलम चार्ज दिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास में 800 न्यूटन पर कूलम हुआ, एयर का जो इलेक्ट्रॉन सब था, वो डायपोल सब था, वो सब टूटने लगा और एक्स्ट्रा चार्जेस को वो सब न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम लोग एयर से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सहन शक्ति वाला कोई मटेरियल ला करके इसके आसपास रख दे, जो कि 800 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, तब क्या होगा, तब तो हम लोग चाहेंगे तो और ज्यादा अमाउंट में चार्ज को रख सकेंगे। जैसे मान लो इसके चारों तरफ, एक एग्जांपल के लिए हम लोग रख दिए कि इसके चारों तरफ है क्या चीज, कोई भी एक ऐसा मटेरियल ले लो, जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं कोई सा भी ऐसे ही एग्जांपल के लिए ले लिए। ठीक है, कंक्रीट इसके चारों तरफ रख दिए, क्या रख दिए, कंक्रीट, मतलब सीमेंट वगैरह का, पत्थर उत्थर का, वो सब चीजें रख दिए। कुछ भी ऐसे ही हम अपने मन से एग्जांपल ले लिए हैं, बिना कुछ सोचे ना, एग्जांपल ऐसे ले लिए। मान लो इसके चारों तरफ कंक्रीट रख दिए। अब क्या किए, अब फिर इसको चार्ज देने लगे, तो अब क्या है, ये 800 न्यूटन पर कूलम पर ये जो कंक्रीट वगैरह था, वो एक बैड कंडक्टर था, तो कंक्रीट को कुछ हुआ नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, उसका डायपोल वगैरह सब नहीं टूटा। ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं टूटा, तो हम लोग क्या करते हैं, और चार्ज का अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। 2500 कूलम से क्या कर सकते हैं, बढ़ाते हुए हम लोग 10,000 कूलम तक पहुंच गए। जब 10,000 कूलम चार्ज तक पहुंच गए, देते गए 10,000 कूलम तक चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है, मान लो वो क्या कहते हैं, हो गया है मेरा क्या, 3200 न्यूटन पर कूलम न, या फिर क्या कहते हैं, ये मान लो मेरा ये कितना हो गया, ये मान लो मेरा हो गया कितना, 3200 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मेरा क्या हो गया, 3200 न्यूटन पर कूलम। चार्ज का अमाउंट है मान लो 10,000 या फिर 50,000 कूलम हो गया, 50,000 कूलम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो इतना न्यूटन पर कूलम हो गया है। चार्ज भी बढ़ा दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा दिए, बस वो जैसे भी बढ़ाना बढ़ा दिए, हमको सिर्फ उससे मतलब है, उतना नहीं कि इतनी बढ़ेगा, इतना तो बढ़ेगा उतना, ये सब चीज़ नहीं। KQ/R से ना निकालते हैं, KQ/R स्क्वायर से निकालते हैं। तो खैर जैसा भी हो, यह हम लोग अपना लिख दिए। ठीक है, इतना हो गया या फिर कितना भी हो गया, मान लो 32,000 न्यूटन पर कूलम हो गया, कितना भी हो गया, उस सब में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना ही ध्यान देना। कंक्रीट इसके चारों तरफ था तो जल्दी इसका इलेक्ट्रॉन सब टूटा नहीं ना, हवा का जल्दी टूट गया, कंक्रीट का जल्दी टूटा नहीं इलेक्ट्रॉन सब। तो जब जल्दी टूटा नहीं तो हम लोग और ज़्यादा अमाउंट में चार्ज रख सकते हैं, और ज़्यादा चढ़ते 50,000 कूलम चार्ज रखे, मान लो 32,000 कहते हैं, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वहाँ तक को अब कंक्रीट बर्दाश्त कर सकता है। कंक्रीट को अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इससे ज़्यादा चार्ज होगा तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कंक्रीट का भी डायपोल अब टूटना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया कंक्रीट का, अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा जिसको वो बर्दाश्त कर सकता है कंक्रीट। अब
क्या बोलते हैं, अब इससे ज़्यादा चार्ज अगर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से जो कंक्रीट का इलेक्ट्रॉन सब है वो सब टूट टूट करके इसके अंदर आने लगेगा, आने लगेगा, आने लगेगा, आने लगेगा। तो हम लोग एक बात जाने कि कोई भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी है, यानी कि अधिक से अधिक कितना अमाउंट में चार्ज वो रख सकता है, वो किस बात पर निर्भर कर रहा है? वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि इसके आसपास का जो मीडियम है ना, वो मीडियम कैसा है, उस मीडियम का ताकत कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि जो आसपास का जो मीडियम है उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है। अधिक से अधिक अमाउंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त करने का जो क्षमता होता है उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अधिक से अधिक जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकेगा बिना अपना डायपोल को टूटे हुए, उसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये सब चीज़ भी हम लोग को भविष्य में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग ये बात किए छोटा सा चीज़, क्या क्या जाने कैपेसिटी के बारे में, कि कोई भी कंडक्टर या कैपेसिटर अधिक से अधिक जितना चार्ज को जमा कर सकता है अपने पास, वही मेरा कहलाता है उस कैपेसिटर या कंडक्टर का कैपेसिटी। बस एक बात और जाने कि किसी भी कंडक्टर या कैपेसिटर को एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज करेंगे, मान लो इतना ही कूलम है, इतना कूलम से ज़्यादा चार्ज करेंगे तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होगा वो इन्वायरमेंट से डायपोल टूट करके इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा और एक्स्ट्रा चार्जेस को वो सब क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। जितना चार्ज है इतना चार्ज से ज़्यादा देंगे चार्ज तो वो सब क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट से इलेक्ट्रॉन आ करके इसको क्या कर देगा, वो सबको न्यूट्रलाइज करेगा। तो एक लिमिट तक ही चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अगर हम लोग किसी कंडक्टर का कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं क्या कि वो और अधिक चार्ज को स्टोर कर ले, तो उसके आसपास का मीडियम को हम लोग को चेंज कर देना होगा और मीडियम बदल करके एक ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला, यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सके, ऐसा मीडियम को लाना होगा इसके आसपास, ताकि क्या हो सकेगा, इसके ऊपर और ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकेगा। ये सब छोटा छोटा बात हम लोग जाने हैं, इसको बारीकी से फटाफट से हम लोग समझे हैं और इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। और भी एक बार हम लोग इस चीज़ को डील करेंगे जब हम लोग वो वाला कैपेसिटर पढ़ेंगे जो पंखा में कैपेसिटर लगता है ना, उसके अंदर भी देखते होगे ऑयल वगैरह रहता है, लिक्विड वगैरह, तेल वगैरह है, वो बाहर निकल जाता है कभी कभी जब कैपेसिटर ख़राब होता है तो, ठीक है। तो वो सब चीज़ पर भी हम लोग को चर्चा करना है बहुत सारा बारीकी से। अभी हम लोग जो भी चीज़ समझे हैं उसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, इसको लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, जितना चीज़ पढ़े हैं सबको लाइन बाय लाइन लिख लेंगे हम लोग। अब हाँ, तो क्या लिख लिए हैं कैपेसिटी के बारे में एक बार देख लिया जाए। कैपेसिटी के बारे में क्या लिखे हैं, सबसे पहले इसको नोट डाउन करना है एकदम अच्छे से कि इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। ये चार्ज का अधिक से अधिक मात्रा है विच कैन बी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, जिसको कि एक कैपेसिटर स्टोर करके रख सकता है। एक कैपेसिटर अधिक से अधिक जितना चार्ज को अपने पास स्टोर करके रख सकता है, जमा करके रख सकता है, उसी को हम लोग उसका कैपेसिटर उसी का कैपेसिटी कहते हैं। उसका क्या कहेंगे, कैपेसिटी। कंडक्टर का कैपेसिटी या फिर कैपेसिटर का कैपेसिटी, जितना अधिक से अधिक चार्ज को जमा करके रख सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर या कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मीडियम प्रेजेंट अराउंड कंडक्टर। कंडक्टर के आसपास जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है कि नहीं कैपेसिटी ना। अगर आसपास का जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब हम डिफाइन कर देंगे अभी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब अधिक से अधिक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सके। आसपास का जो मीडियम अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड को, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकेगा बिना अपना डायपोल को टूटे हुए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकेगा, वही उसका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। वही उसका क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटी बढ़ जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा और चार्ज को जमा कर सके, तो आसपास का मीडियम को चेंज कर देना होगा। मीडियम को चेंज करके ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला, ज़्यादा ताकतवर कोई मीडियम ला कर रखना पड़ेगा इसके पास ना, जैसे हवा को चेंज करके कंक्रीट लाए थे उसी तरीके से, ठीक है। वो आसपास के मीडियम पर डिपेंड करता है कैपेसिटी कंडक्टर का। और क्या बात हम लोग नोट डाउन करके क्या लिख लेना है इसको, कि अ कंडक्टर कैन बी चार्ज अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक कंडक्टर को एक लिमिट तक ही चार्ज किया जा सकता है, बिकॉज एक्स्ट्रा चार्ज जो कि ज़्यादा, फिर एक्स्ट्रा चार्जेस अगर हम लोग देंगे गिवन टू अ कंडक्टर लीक अप इन द मीडियम अराउंड कंडक्टर ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या इसका मतलब हुआ कि एक कंडक्टर को अगर हम लोग उसको चार्ज करना है तो एक लिमिट तक ही चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उस लिमिट से अगर ज़्यादा चार्ज देंगे
तो बाकी जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों न्यूट्रलाइज हुआ, क्योंकि जो बाहर से जो डायपोल था उस डायपोल का ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होकर के उसमें से इलेक्ट्रॉन आ करके इसमें चला आएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, लीकअप हो जाएगा। लीकअप वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि लीक कर जाना मतलब जैसे बाहर निकल जाना। जैसे बाल्टी में था ना 20 लीटर पानी था, वहाँ तक तो ठीक था, उससे ज़्यादा पानी दिए तो क्या हो गया, लीक कर गया, बाहर लीक कर गया। अच्छा ठीक है, बाहर लीक कर गया। तो उसी तरीके से वर्ड यहाँ पर भी हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे कि एक कंडक्टर है, उसको अगर चार्ज दिए, मान लिया जाए क्या बोलते हैं 2500 कूलम चार्ज तक दिए, उसके बाद का जो चार्ज अगर दे रहे हैं 2505 कूलम अगर दे रहे हैं, 10 कूलम दे रहे हैं, तो वो उस पर टिक नहीं रहा है, वो सब क्या हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके उसमें आ जा रहा है, वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। और उस पर चार्ज जो हमेशा टिकता है वो सिर्फ कितना टिकता है, 2500 कूलम ही टिका रहा है। उससे एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह दे रहे हैं तो वो सब इलेक्ट्रॉन आ करके उसको क्या करता है, एक्स्ट्रा चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं ना एक जनरल आमतौर पर भाषा में कि 2500 कूलम तक तो इसका कैपेसिटी था, वहाँ तक टिका, उसके बाद का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो दे तो रहे हैं लेकिन उस पर आ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा हमको। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूट्रलाइज हो रहा है ना। तो ऐसे भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं साधारण तौर पर कि जो 2500 तक तो ठीक थे, उससे बाद जो एक्स्ट्रा चार्जेस दिए वो सब क्या हो जा रहा है, मेरा लीक कर जा रहा है। जैसे कि बाल्टी वगैरह में लीक कर जाता था ना, उस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, बस और कोई बात नहीं है। लीकअप इन द मीडियम अराउंड कंडक्टर, कंडक्टर के चारों तरफ का जो मीडियम है उसमें लीक कर जा रहा है, ठीक है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं इस चीज़ को। ड्यू टू क्या, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, क्योंकि वहाँ पे डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जा रहा है, डायपोल का टूट जाना, डायपोल का टूट जाना इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे ही मेरा क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है, ठीक है। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग अभी। अ कैपेसिटर कैन नॉट स्टोर इनफाइनाइट चार्ज, एक कैपेसिटर इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, बात को ध्यान रख रहा है। अच्छा, और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर या कंडक्टर, एक कैपेसिटर या कंडक्टर का हमको अगर कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी कैन रिप्लेस द मीडियम अराउंड कंडक्टर, कंडक्टर के चारों तरफ का जो मीडियम है उसको हम लोग को हटा करके दूसरा एक मीडियम लाना होगा जिसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो ज़्यादा ताकतवर हो, जो ज़्यादा ताकतवर हो। हम लोग डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी जरा सा डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग को एक बार डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को सेपरेटली अच्छे तरीके से एक बार और डिटेल में पढ़ना है लास्ट में, ठीक है, जब वो वाला कैपेसिटर वगैरह पे चर्चा करेंगे तब वहाँ पे पढ़ना होगा हमको। चूँकि यहाँ पर डील कर दिए हैं, नाम इसका आ गया, इसलिए हम बस थोड़ा सा खाली डिफाइन कर देते हैं। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ गए हम लोग, डायपोल का टूटना इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है। और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, अधिक से अधिक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई डायपोल बर्दाश्त कर सकता है वही मेरा क्या है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ही है मेरा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अधिकतम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फटाफट से इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसके बाद अब आगे हम लोग डील करेंगे डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर को डिफाइन कर लेते हैं खाली छोटा सा, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लिए, इसका लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और दोनों को डिफाइन करते हैं। तो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सिंपली हम लोग यहाँ पर डील कर लिए हैं, बाद में फिर हम लोग को एक बार अच्छे तरीके से इस पर डिस्कशन करना है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ डायपोल, एक डायपोल का जो टूटना है, डायपोल का टूटना इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में, वही मेरा क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक डायपोल का टूट जाना, किसी भी मीडियम में जो डायपोल होता है ना, उसका डायपोल का टूट जाना ही मेरा क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। प्लस माइनस का अलग अलग हो जाना ही मेरा डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, ठीक है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का अधिक से अधिक, ये जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना वो एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। वो क्या है एक्चुअल में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है। ये इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वह अधिक से अधिक मात्रा विच कैन बी बियर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल बर्दाश्त कर सकता है, किसी भी मीडियम का जो डायपोल है वो बर्दाश्त कर सकता है बिना डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के, बिना डायपोल के टूटे हुए अधिक से अधिक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी डायपोल बेचारा बर्दाश्त कर सकेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हर आदमी का अलग अलग भी स्ट्रेंथ होता है, किसी चीज़ को बर्दाश्त करने के इतना तकलीफ तक बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा ना, सुसाइड कर लेंगे या एक तरीके का चीज़। खैर कोई नहीं, फालतू चीज़ यहाँ से आ जाता है दिमाग में। खैर ठीक है, क्या बोले हम लोग,
कि अधिक से अधिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा जो कि कोई भी डायपोल बर्दाश्त कर सकता है किसी मीडियम का, वही मेरा क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ तो हुआ। अब हम लोग को इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब लास्ट टर्म जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर समझे, डिवाइस है। कैपेसिटी, अधिक से अधिक जितना चार्ज को जमा कर सकता है कोई कैपेसिटर, वो मेरा क्या है, कैपेसिटी है। अब हम लोग को बात करना है कैपेसिटेंस के बारे में। तीनों चीज़ को अलग अलग बारीकी से समझा हुआ होना चाहिए। कैपेसिटेंस लास्ट चर्चा करेंगे, बस देख लेते हैं उसको। अब हम लोग जो है कैपेसिटेंस पर बात करने वाले हैं ना। यहाँ से हम लोग का चैप्टर असल मायने में अब शुरू हुआ, क्योंकि जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर नाम है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एंड के बाद जो कैपेसिटेंस है ना, वही उसी को पढ़ने वाले हैं हम लोग, कैपेसिटर ना। कैपेसिटर तो डिवाइस है, उसी पर ही चर्चा चलेगा। हम लोग बात करना है किसके बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। क्या होता है कैपेसिटेंस? अभी वीडियो लेक्चर तो थोड़ा लंबा हो गया ना, खैर कोई नहीं, देखना पड़ेगा, ये चीज़ बारीकी से समझना था हम लोग को। अब यहाँ से स्टार्ट होगा सब कुछ। कैपेसिटेंस पर अगर बात करें तो क्या है कैपेसिटेंस, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। कि कोई भी मान लिया जाए, जैसे कि समझा रहे हैं, ये देखा जाए, ये जैसे कि क्या है, एक मेरा अपने आप में एक स्फीयर है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर है तो ये क्या है, एक कैपेसिटर है। कंडक्टर है तो क्या है, एक कैपेसिटर है। जैसे कैपेसिटेंस क्या हुआ, लेकिन कैपेसिटर तो डिवाइस है, कैपेसिटी अधिक से अधिक जितना चार्ज को जमा कर सकता है वो है। कैपेसिटेंस क्या हुआ उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, ये डिफरेंट चीज है। ये क्या है कि जैसे मान लिया जाए इस पर हम लोग चार्ज दिए, ठीक है, मान लिया जाए टोटल चार्ज दिए 50 कूलम। पहले इसके पास कोई चार्ज नहीं था, पहले इसके पास शुरू में कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली चार्ज 0 था, तो वोल्टेज भी क्या था, यहाँ पर 0 था। ठीक है, हम लोग इस पर 50 कूलम चार्ज दे दिए। जैसे ही 50 कूलम चार्ज दिए तो इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज तो बढ़ गया होगा। वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्फीयर के लिए वोल्टेज होता है सरफेस पे KQ/R ना। खैर ठीक है, छोड़ो वो सब। 50 कूलम चार्ज दिए जिससे इसका वोल्टेज जो है वो वोल्टेज मेरा बढ़ गया। बढ़ करके इसका जो वोल्टेज है मेरा, वो वोल्टेज हो गया मेरा कितना, 10 वोल्ट। कितना वोल्टेज हो गया इसके आसपास, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, अरे भाई 50 कूलम चार्ज दिए, 10 वोल्ट हो गया इसका वोल्टेज। हमको एक बात, अगर हम सवाल पूछे तुमसे कि बताओ तो प्रत्येक वोल्ट के लिए, हर 1 वोल्ट से वोल्टेज इसका बढ़ाने के लिए हमको कितना चार्ज देने की आवश्यकता है? 50 कूलम चार्ज देने से वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो बताया जाए अगर 1 वोल्ट वोल्टेज हमको इसका करना होता, अगर वोल्टेज कितना होता, अगर 1 वोल्ट हमको रखना होता तो उसके लिए हमको कितना चार्ज देने की जरूरत थी? सेम उसी स्फीयर को, वही स्फीयर का फोटो यहां बनाए हैं, कितना चार्ज देने की जरूरत थी? कितने चार्ज देने की जरूरत थी? 50 में 10 वोल्ट, 5 कूलम चार्ज देते हैं इसके ऊपर, कितना चार्ज देते? 5 कूलम अगर चार्ज दिए होते तो इसका जो वोल्टेज है मेरा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। नहीं, हर 5 कूलम चार्ज के लिए 1 वोल्ट, 50 कूलम चार्ज के लिए 10 वोल्ट। तो यहां पर देखो कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस हो गया ये कि किसी भी कंडक्टर का या फिर कैपेसिटर का वोल्टेज को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, या फिर यूं कहें कि किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर का वोल्टेज को 1 वोल्ट करने के लिए, वोल्टेज को 1 वोल्ट करने के लिए हमको जितनी चार्ज की आवश्यकता है वही मेरा कहलाता है उस कंडक्टर या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, समझ गए हम लोग कि एक कंडक्टर या कैपेसिटर का वोल्टेज को 1 वोल्ट से करने के लिए हमको जितना चार्ज की जरूरत है वही को कहेंगे क्या, उसी को कहेंगे क्या हम, कैपेसिटेंस। उसी को क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग वोल्टेज करना चाहते हैं 11 वोल्ट, कितना करना चाहते हैं, 11 वोल्ट, तो हम लोग को चार्ज कितना देना होगा? अब टोटल चार्ज कितना होना चाहिए यहाँ पर, 55 कूलम। कितना चार्ज होना चाहिए, 55 कूलम ना। हर 1 वोल्ट से अगर बढ़ाना है हमको वोल्टेज को तो 5 कूलम चार्ज देने की आवश्यकता है। अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या हो गया, किसी कैपेसिटर का क्या हो गया कैपेसिटेंस, कि किसी भी कैपेसिटर का वोल्टेज को
1 वोल्ट करने के लिए या फिर 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए हमको जितना चार्ज की जरूरत पड़ती है उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेना है, ठीक है। पर यूनिट वोल्टेज के लिए जितना चार्ज की आवश्यकता है, 1 वोल्ट वोल्टेज के लिए जितना चार्ज की आवश्यकता है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहेंगे। जैसे मान लिया जाए इसके पास अभी वोल्टेज नहीं है, चार्ज भी नहीं है, इसका अगर हम लोग क्या कहते हैं, इसमें मान लिया जाए 7 कूलम चार्ज देते हैं तो इसका वोल्टेज हो जाता है 1 वोल्ट, ठीक है। 14 कूलम चार्ज देंगे तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट नहीं, अच्छा 21 कूलम चार्ज देंगे तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। अच्छा उसके बाद 7 चौके 28 कूलम चार्ज देंगे तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, ठीक है। अच्छा उसके बाद 7 5 35 कूलम चार्ज देंगे तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। यानी कि हर 1 वोल्ट के लिए हमको कितना देना पड़ रहा है चार्ज, 7 कूलम का। हर 1 वोल्ट के लिए हमको कितना चार्ज देना पड़ रहा है, 7 कूलम का। तो ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस क्या हुआ, हर 1 वोल्ट के लिए हमको जितना चार्ज की आवश्यकता है वही मेरा कहलाता है उस कैपेसिटर या कंडक्टर का कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस ना। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, वोल्टेज। चार्ज दिए हैं 35 कूलम, ठीक, और वोल्टेज कितना देने से कितना हो गया, 5 वोल्ट। तो मेरा कट गया, कट करके आया 7 कूलम पर वोल्ट, 7 कूलम पर वोल्ट ना। 35/5 करेंगे, टोटल चार्ज को वोल्टेज से डिवाइड करेंगे, C = Q/V फार्मूला आ जाएगा। कैपेसिटेंस बराबर टोटल चार्ज और डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज 5 ना। कट गया मेरा, आया 7 कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट ना। तो पर वोल्ट, प्रत्येक वोल्ट के लिए 7 कूलम की आवश्यकता है, प्रत्येक वोल्ट के लिए 7 कूलम की आवश्यकता है। हर 1 वोल्ट से वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमको जितना चार्ज की आवश्यकता होगी उसी को क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। और एक बात ध्यान रखना है, इस वाले स्फीयर में या इस वाले कैपेसिटर के लिए हर 1 वोल्ट से वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमको 7 कूलम की आवश्यकता थी, तो 7 कूलम पर वोल्ट इसका कैपेसिटेंस कहलाया। अगर मान लो कोई एक दूसरा, ये मान लिया जाए कोई दूसरा है, कोई कैपेसिटर है, इसमें क्या है, हमको 15 कूलम चार्ज की आवश्यकता होती है हर 1 वोल्ट से वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो इसका कैपेसिटेंस कितना कहलाएगा, 15 कूलम पर वोल्ट। अच्छा और कोई दूसरा है, उसमें मान लिया जाए 5000 कूलम चार्ज अगर देंगे तब जाकर के 1 वोल्ट से वोल्टेज अगर बढ़ रहा है किसी का, तो क्या बोलना पड़ेगा कि 5000 कूलम पर वोल्ट उसका है कैपेसिटेंस। अलग अलग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग होता है, अलग अलग किसका कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें हम लोग अगर 1 वोल्ट से वोल्टेज को बढ़ाना है तो अलग अलग कैपेसिटर या कंडक्टर में हम लोग को चार्ज का अमाउंट भी अलग अलग लगेगा ना। इसमें मान लिया जाए इसको है, इसको हम लोग को अगर 17 कूलम चार्ज देंगे तो 1 वोल्ट वोल्टेज इसका बढ़ेगा, तो इसका हो गया 17 कूलम पर वोल्ट, क्या हो गया इसका कैपेसिटेंस। 34 कूलम देंगे तो 2 वोल्ट आएगा, 51 कूलम देंगे तो इसका 3 वोल्ट वोल्टेज होगा। यानी हर 1 कूलम हर 1 वोल्ट के लिए हमको 17 कूलम चार्ज देना पड़ रहा है, तो 17 कूलम पर वोल्ट प्रति वोल्ट इसका मेरा क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। हम लोग कैपेसिटेंस को अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, उसका यूनिट भी लिख लेंगे। कैपेसिटेंस को क्या करना पड़ता है, चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज ना, तो कूलम पर वोल्ट, इसी को हम लोग फैराड भी कहते हैं। यूनिट इसको डिफाइन करते हैं, यूनिट डायमेंशन वगैरह सारा चीज़ लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक लास्ट चलते चलते एक क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देख लिया जाए कैपेसिटेंस के बारे में क्या लिखे हैं हम लोग कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर बाय 1 वोल्ट। यानी कि एक कैपेसिटर के वोल्टेज को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए हमको जितनी कम से कम जितना चार्ज का ज़रूरत पड़ेगा वही मेरा कहलाएगा क्या, उसका कैपेसिटेंस। 1 वोल्ट से वोल्टेज बढ़ाने के लिए या लाने के लिए हमको जितना कम से कम चार्ज की जरूरत है वही मेरा क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय सी ना, सी से डिनोट करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय क्या, सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस को। इसका जो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, वो फार्मूला यहाँ पर लिख दिए, C = क्या है, Q/V, चार्ज ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। C = Q/V, चार्ज
किससे डिवाइड दे देंगे, वोल्टेज से। तो चार्ज पर यूनिट वोल्ट मेरा वही क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका क्या हो गया, चार्ज के लिए कूलम्ब इस्तेमाल कर लिए, और नीचे पोटेंशियल जो है या वोल्टेज के लिए ये पोटेंशियल हो गया या वोल्टेज हो गया, उसके लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वोल्ट। तो कूलम्ब पर वोल्ट सी बाय ये कूलम्ब का सिंबल हो गया ना सी, ये यहाँ पर जो सी है ना स्मॉल सी है, ये क्या किस चीज़ के लिए है, सॉरी ये जो चार्ज के लिए जो कूलम्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो कूलम्ब का ये सिंबल है। ठीक है, कूलम्ब का ये, अच्छा ये क्या है, वोल्ट का, कूलम्ब पर वोल्ट, यही मेरा क्या कहलाता है, फैराड, और एफ से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। तो कैपेसिटेंस का एक ऐसा यूनिट हम लोग कूलम्ब पर वोल्ट भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो फैराड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो फैराड जो है वो मेरा प्रैक्टिकल यूनिट है। हम लोग जो कैपेसिटर वगैरह जो है देखे हैं अभी, ठीक है, वो जो कैपेसिटर है ना ये, इसमें क्या आते हैं, लिखा रहता है यहाँ पर माइक्रो फैराड वगैरह। ठीक है, माइक्रो फैराड वगैरह में, तो माइक्रो फैराड इसका प्रैक्टिकल यूनिट हो गया। एक माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैराड। एक माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो का मतलब ही हम लोग समझते हैं 10⁻⁻6 होता है। डायमेंशन की बात करें तो C = Q/V फॉर्मूला है। चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, AT। वोल्टेज यानी पोटेंशियल का डायमेंशन होता है, हम बोले थे इसको याद रखने के लिए, जैसे फोर्स का बहुत जगह यूज होता है उसी तरीके से डायमेंशन ये वोल्ट का भी, पोटेंशियल का भी यूज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख दिए पोटेंशियल का डायमेंशन ml² T⁻³ A⁻। इसको सॉल्व कर देंगे, मेरा डायमेंशन आ जाएगा। कैसे सॉल्व किए, m नीचे में है, नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे पावर -1, ये L² ऊपर तो है नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा पावर -2, अच्छा T⁻³ नीचे से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, T⁻3 हो जाएगा, एक और T है ही, तो ये और ये दोनों जुट करके T⁻4 हो गया। अच्छा A नीचे से ऊपर जाएगा तो A⁻+1 पॉजिटिव हो जाएगा, A में एक तो और A जुट जाएगा तो ये क्या हो गया, A²। तो m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 और A⁻² क्या 2 या A², ये मेरा क्या हो गया डायमेंशन। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अभी और एक होमवर्क देंगे, बस उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। थोड़ा लंबा हो गया क्लास, अगर यहाँ तक में थक गए होगे तो थोड़ा सा पॉज करके छोड़ दो, आधा घंटा 1 घंटा के बाद आकर के फिर आगे का पढ़ाई करना। ठीक है, देखा जाए जरा सा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, इसको देखना है जरा सा सोल्यूशन। ठीक है, क्या चीज है कि कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस कैपिटल R ना। तो एक स्फीयर है जिसका सिर्फ रेडियस दिया हुआ हम लोग को कैपिटल R, इसका हम लोग को कैपेसिटेंस पता करना है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कैसे पता करेंगे, एक स्फेरिकल सेल है, स्फीयर का गोला है। ठीक है, तो मान लिया जाए इस पे जो चार्ज है वो चार्ज तो हमको मालूम नहीं, तो लेट चार्ज ऑन दी स्फीयर, जो चीज मालूम नहीं अगर सवाल में जरूरत हो उसका तो पहले उसको तो मान लिया करो, ये बहुत सटीक चीज होता है। ठीक है, लेट चार्ज ऑन दी स्फीयर इज +Q। मान लिए कि इस पर जो चार्ज है वो कितना है, +Q। जो चीज का हमको अगर सॉल्यूशन करते समय जरूरत पड़े और वो चीज दिया हुआ ना रहे तो उसको मान लिया करो। इससे ये होता है कि भविष्य में चल के वो चीज कट टूट जाता है और सॉल्यूशन हो जाता है आसानी से, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, तो चार्ज इतना है, तो देयरफॉर जो वोल्टेज की बात करें अगर सरफेस पर, अगर वोल्टेज की बात करें अगर, तो वोल्टेज मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल मेरा कितना होगा, पोटेंशियल हो जाता है KQ/R। कितना होता है, KQ/R। के हम लोग जानते हैं 1/4πε0 इसको बोलते हैं ना। अच्छा, यानी कि 9 × 10⁹ इसका वैल्यू होता है। ठीक है, Q है तो इसका चार्ज हो गया जो हम लोग माने हुए हैं, K का तो कूलम्ब कांस्टेंट है, ये तो होता ही है। अच्छा, R हो गया क्या, इसका रेडियस। अच्छा, अब अगर हम लोग देखो आगे चल करके आगे इसका कैसे करके सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद देखो तो जरा सा कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/, क्योंकि C = Q/V होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस, चार्ज की बात करें Q छोड़ दो, और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज मेरा इसके सरफेस पर जो वोल्टेज है उसको हम लोग लिख रहे हैं, वो वोल्टेज कितना होगा, V मेरा कितना होगा, KQ/R। KQ/R, ये Q मेरा क्या हो गया, कैंसिल, R नीचे से ऊपर चला जाएगा तो कैपेसिटेंस = क्या हो गया, R/K ना। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अगर इसको चाहे तो हम लोग इस तरीके से भी यहाँ के जस्ट बाद यहाँ किए हैं, इसको लिख सकते हैं। R तो ठीक है, K को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/4πε0 लिख सकते हैं। ये नीचे से मेरा ना, नीचे से क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये जैसे ही नीचे से ऊपर चला जाएगा, यहाँ इसके नीचे के भी नीचे, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो कैपेसिटेंस C = हो जाएगा 4πε0
आर, ये मेरा क्या हो गया कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखा जाए रेडियस जो दिया हुआ था उसी टर्म में है आंसर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है मेरे पास ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको सॉल्यूशन करना होगा तो हम लोग चाहेंगे तो इस तरीके से रेडियस अगर पता हो तो रेडियस का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी जगह पे हम लोग 9 × 10 टू द पावर 9 × 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ना। अच्छा ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको याद रखना है कि एक स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये याद रखना, ये काम देगा, ठीक है। अच्छा काम का फॉर्मूला है, आइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को चाहेंगे तो ऐसे भी हम लोग तो लिख सकते हैं, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10 टू द पावर 9 सॉल्व करते समय, तो 1/9 × 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जहां भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो उसके जगह पे 1/इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। खैर कोई नहीं, उस सब चीज की जरूरत उतना नहीं है दिमाग लगाने की, बस ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस एक स्फीयर का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या रेडियस, रेडियस पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, लिए वो ये फिर ये, ठीक। लास्ट जाते जाते हम लोग एक होमवर्क दे रहे हैं, बस इसको अपने से करना है, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे नहीं, देखते हैं कौन इसका सॉल्यूशन करता है और सबसे पहले इसका आंसर कमेंट में देता है, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको, आप फटाफट से एक होमवर्क दे रहे हैं लास्ट बस। हाँ तो क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ये होमवर्क है कि इफ देयर आर 2 स्फीयर्स A एंड B, A और B 2 स्फीयर है, ठीक है, अलग अलग स्फीयर है, हैविंग कैपेसिटेंस CA एंड CB रिस्पेक्टिवली, एक का कैपेसिटेंस CA एक का CB, और द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर A जो है, एक जो पहला वाला जो है उसका जो वॉल्यूम है वो 2 गुना है, वो 2 गुना है, इज ट्वाइस का मतलब क्या 2 गुना है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर B, जो B है स्फीयर उसके वॉल्यूम का 2 गुना वॉल्यूम है किसका A का। तो हमको कैलकुलेट करना है किसका CA/CB, दोनों का जो कैपेसिटेंस है उसका जो ये जो पहला वाला का कैपेसिटेंस बटे दूसरा वाला का जो कैपेसिटेंस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आएगा वो हमको बताना है, ठीक है। अच्छा इसका जो एक बात ध्यान रखना है, ये चीज़ देखा जाए कि इसका जो सॉल्यूशन है फटाफट से इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, लिए, ठीक है। सुनो अब इसका जो सॉल्यूशन है तुमको करना है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो खैर कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। हम इसका जो सॉल्यूशन है उसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। अच्छा हाँ, अगर उसको देखना है तो एक बात और ध्यान रखना है कि टेलीग्राम ऐप जो है उसको जरूर डाउनलोड करके रखना, बहुत सारा PDF वगैरह मेरा जितना भी है नोट्स वगैरह सबको पढ़ने के लिए उसमें काम देगा, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर सर्च करना फिजिक्स बाय एम अनवर, और सर्च जैसे ही करोगे तो ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन करने का ऑप्शन देगा, फ्री में ही ज्वाइन कर बटन दबा देना, ज्वाइन हो जाओगे। अब उससे क्या होगा कि जितना भी मेरा डिस्क्रिप्शन में PDF वगैरह देखोगे नोट्स का, ये सब चीज़ का, हर चीज़ का, तो वहाँ पर क्लिक जैसे ही करोगे तो वो सीधा टेलीग्राम पर जा करके खुलेगा, टेलीग्राम के इस पेज पर जा करके खुलेगा, ठीक है। तो वहाँ से खुलेगा तो वहाँ से तुम क्या कहते हैं उसको देख सकते हो आराम से ना, देखने में सुविधा हो जाएगा, टेलीग्राम ऐप अगर पास में रहेगा तो, और ये चीज़ पेज को ज्वाइन किए हुए रहोगे तो। अब कोई पैसा तो लगता नहीं है, फिजिक्स बाय एम अनवर सर्च करना है, मेरे चैनल का लोगो आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम ऐप। पढ़ाई कर रहे हो तो टेलीग्राम ऐप को रखो, बहुत काम देता है, ठीक है, और भी प्लेटफॉर्म पे काम देगा उस चीज़। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बनेगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन फिर बाद में मिल जाएगा। हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले कौन इसका सॉल्यूशन करता है और आंसर को कमेंट सेक्शन में बताता है, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर को पिन अप करके हम रखेंगे कमेंट में हमेशा हमेशा के लिए, सबसे पहले जो आंसर देगा और सही आंसर देगा, बस।